जनादेश में हम बने हुए हैं और आंकड़े काफ़ी दिलचस्प होते जा रहे हैं, लेकिन शेयर बाज़ार ने 2004 के बाद पहली बार इतना गोता लगाया है, इतना गिरावट देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि जो 2004 में ब्लैक मंडे के नाम से मशहूर हुआ था, जिस पर काफ़ी फिल्में भी बनी, सीरीज़ भी बनी, मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है ये भी काफ़ी चोट पहुंचाने वाली है भारतीय निवेशकों को और देश की अर्थव्यवस्था को। इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इतना गिरावट का मतलब ये है कि जो एग्जिट पोल्स के आधार पर और जो सट्टा बाज़ार के जो आंकड़े आ रहे थे वो भी बड़े एक्यूरेट होते हैं। मैं जानता हूं कि सट्टा बाज़ार में प्ले करने वाले लोग अपना सर्वे कराते हैं, वो किसी जो है न्यूज़ चैनलों पर सर्वे कराने वाले के डेटा पे भरोसा नहीं करते। उनका एक अपना पैरेलल सिस्टम चलता है और वो उसके आधार पर जो है सट्टेबाजी करते हैं, पैसे कमाते हैं और पैसे खोते हैं। लेकिन शेयर बाज़ार एक बहुत ही साइंटिफिक और एक्यूरेट मॉडल पे चलता है। अगर शेयर बाज़ार में निवेशकों का अगर विश्वास इस तरह से हिल गया है और शेयर बाज़ार लगातार नीचे जा रहा है, ये अच्छी सूचना नहीं है। लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवनाथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवनाथ हमारे वो सहयोगी हैं जिन्होंने पूरे पूर्वांचल का दौरा किया, जगह जगह उन्होंने शो आयोजित किए, शो एंकर किया, कंपेयर की। तो देवनाथ, पूर्वांचल में आप मुझे लगता है कि लगभग सब जगह घूमते हुए लौटे हैं। जब आप दौरा कर रहे थे तो ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड पर जो बातचीत हो रही थी, वो बातें शेयर करिए कि आपके मन में क्या फीलिंग आ रही थी कि लोगों के मन में बीजेपी से नाराज़गी है या लोग बीजेपी पर ले दे के कुछ भी हो भरोसा करने के लिए तैयार दिख रहे थे। दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के 400 पर पार का जो इन्होंने नारा दिया था उसको आधार बनाते हुए सबसे बड़ी जो आलोचना की वो थी संविधान बचाने की। इन्होंने कहा कि अगर ये 400 पार करते हैं तो ये सत्ता में आते ही संविधान बदल देंगे। और मुझे लगता है कि जब ग्राउंड पर हम होते थे तो लोग हम लोगों से सवाल करते थे और पूछते थे कि क्या बीजेपी संविधान बदलने जा रही है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म होने जा रही है। पहला सवाल ये जो आशंका थी जो बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। दूसरा, जो युवा था जो रोजगार की तलाश में है, जो पढ़ाई की बात कर रहा है, जो एजुकेशन के मॉड्यूल पर बात करना चाहता है, जो हेल्थ पर बात करना चाहता है, उसके लिए एक निराशा का माहौल भी दिखता है ग्राउंड पर। और आप ये देखिए कि जब भी हम जहां भी शो कर रहे थे लोग हमारे पास आते थे और उन लोगों में जो युवाओं की तादाद थी बहुत ज़्यादा थी। वो भारत एक्सप्रेस से सवाल करते थे कि आखिर एजुकेशन पर जीएसटी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों रोजगार पर प्रधानमंत्री मोदी बात नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनके अलावा भी मैं दो तीन बातें बहुत करना चाहता हूं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश जहां भगवान राम की प्रतिस्थापना हुई, काशी जहां कॉरिडोर बना करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि धर्म का क्या एक क्षेत्र होता है। और उत्तर प्रदेश की जनता जब भी धर्म की बात होती है तो सबसे पहले आती है। और इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा इस तरह दिखाई देता है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेता शायद ग्राउंड जीरो की वो हकीकत नहीं समझ पाए, वो दर्द बेरोजगारी का नहीं समझ पाए, वो दर्द, वो व्यथा, वो पीड़ा नौजवानों की नहीं समझ पाए और सिर्फ राम मंदिर और काशी को लेकर के बात होती रही। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कहा हम गए थे, डुमरियागंज गए, हम गोरखपुर गए, हम कुशीनगर गए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए, हम बागपत में गए, हम जहां भी गए सवाल ये उठता रहा कि रोजगार पर सरकार का क्या रोड मैप है, रोजगार पर सरकार का कोई प्लान क्यों नहीं है, केवल धर्म पे बात क्यों हो रही है। बड़ा मुद्दा है, धर्म हम भी जानते हैं, धार्मिक हम भी हैं, लेकिन क्या सरकारों को रोजगार पे बात नहीं करनी है। एक चीज और मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो युवा है वो एक बात समझना चाह रहा था, लगातार समझना चाह रहा था कि आखिर बीजेपी के लीडर या प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों नहीं रोजगार पर बात करते हैं, क्यों नहीं एजुकेशन पर बात करते हैं। इसके अलावा अगर यूपी की बात करें तो संविधान बचाने को लेकर कि जिस तरीके से शंकाएं पैदा की विपक्ष ने, शायद भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये समझ नहीं पाई। और 400 का आंकड़ा जो इन्होंने बोला था कि पार करके दिखाएंगे, वो इनके लिए आत्मघाती इसलिए भी बन गया क्योंकि लोगों के मन में, लोगों के जेहन में ये मन मस्तिष्क में सवाल आया कि क्या अगर ये आते हैं
तो संविधान बदल देंगे, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे? और भारत का जो जनमानस है, भारत का जो वोटर है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करता है, वो विकास में यकीन करता है, वो धर्म पे यकीन करता है, वो शिक्षा पे यकीन करता है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 400 का जो आंकड़ा- देवनाथ, मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ, सीधे चलते हैं भोपाल अजय भटनागर के पास। अजय, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सुरेश पचौरी हैं, उसके अलावा जो क्या बोलते हैं जो दलित नेता थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत ही मुखर नेता रहे, कई बार उनके भी नाम के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं हुई। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने 29/29 सीटों पर फिर से बाजी मार ली है मध्य प्रदेश में। हालांकि कहा जा रहा था कि जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बदले हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला है, तो बीजेपी में ही एक धड़ा है जो अंदर अंदर काफ़ी असंतोष से भरा हुआ है, जिसका नुकसान मध्य प्रदेश में हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश किसी भी नुकसान से अछूता है और एग्जिट पोल में भी मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया था कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा करेगा और बीजेपी नेतृत्व को भी भरोसा था कि मध्य प्रदेश अच्छा करेगा। वो क्या क्या फैक्टर रहे जिससे कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी वहाँ पे संतुलन कायम रहा, असंतोष को समाप्त कर दिया गया और बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन कर गई? देखिए, सही है। सबसे पहली बात है जो मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि संगठन, जो मध्य प्रदेश का संगठन है, इसकी तारीफ खुद अमित शाह ने की थी और संगठन ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, तो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, सब लोग कह रहे थे, इस बात को माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बन सकती है और संगठन ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और कांग्रेस जो कि सरकार बनाने के नज़दीक आ रही थी, वो 66 सीटों पर सिमट के रह गई और बम्पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में। तो अभी कुछ समय पहले, 3-4 महीने पहले ही अगर वो बम्पर जीत से सामने होके आए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस था पार्टी को कि 29 की 29 सीट जीतेंगे। 28 पहले भी सीट वो जीत चुके थे, उनके पास ही, उनके खाते में ही थी। एक सीट सिर्फ ऐसी थी जो छिंदवाड़ा का किला, जो कमलनाथ का जो किला है, वो बरसों से उनके पास है, उनके पास रहा। फिर उसके बाद उन्होंने वो किला ट्रांसफ़र किया अपने बेटे के, तो बेटा जीतता रहा। तो पूरा जोर इस समय देखा जाए अजय, तो आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक छिंदवाड़ा और को बड़ी लेकर खबर आ रही है। 9 जून को चंद्रबाबू नायडू, जिस चंद्रबाबू नायडू को जगन मोहन रेड्डी ने जेल भेज दिया था, एक कह सकते हैं कि एक घोटाले में उनको एक्यूज बना करके, इसी को कहते हैं सत्ता। 9 जून को चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है वो कमाल कर गया है। आंध्र प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बड़ी जीत दर्ज की है। चंद्रबाबू नायडू वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। टीडीपी को वहां बहुमत मिला है। चंद्रबाबू नायडू वो आदमी हैं जिन्होंने हैदराबाद को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जिसका नाम साइबराबाद रखा गया, उसके पीछे चंद्रबाबू नायडू का ही सारा काम था, उनका ही दिमाग था। तो दोबारा चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 जून को उनकी शपथ की तिथि भी निश्चित हो गई है। ऐसे में मेरे साथ 2 सहयोगी बने हुए हैं स्टूडियो में, उन लोगों से भी सवाल लेंगे और बाकी जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी सवाल लेंगे। प्रीति क्या न्यूज़ रूम में तैयार है? प्रीति, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो यूजुअली आज चैनल में जो एक परंपरा है कि लोग नहीं पूछते, पोल लोग करते रहें, लेकिन मैं पूछूंगा कि जो इस समय न्यूज़ रूम में जो हमारे 30-40 चैनलों का जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा होगा, उनमें से जो प्रमुख चैनल हैं, जैसे आज तक है, टाइम्स नाउ नव भारत है, एबीपी न्यूज़ है, न्यूज़ नेशन है, TV9 भारतवर्ष है, इंडिया टीवी है, न्यूज़ नेशन, इस सारे चैनलों की स्क्रीन पे इंडिया और एनडीए कितने सीट पाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए उपेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करूंगा जो दूसरे चैनल नहीं करते हैं और हम सभी चैनल्स क्या दिखा रहे हैं ये बताने की कोशिश करेंगे। तो वो आंकड़ा मेरे पास है, मैं तुरंत बिना किसी देरी के आज तक से शुरुआत कर लेती हूँ। आज तक में इस वक्त हालांकि स्क्रीन लगातार चेंज हो रहा है, रोटेट हो रहा है। एनडीए 295, 293 पर लगातार स्विच ओवर हो रहा है, कभी गेन कभी लॉस, 2 सीटों का लगातार देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 230 से 232 ये लगातार दिखा रहे हैं और अदर्स 18 के आसपास हैं। जहां TV18 की बात की जाए तो ये 294 दिखा रहे हैं, 294, इंडिया गठबंधन 228 और अदर्स 21 दिखा रहे हैं। और भारत का अगर हम जिक्र करते हैं तो 289,
एनडीए को इंडिया गठबंधन ये 235 दिखा रहे हैं और अदर्स 19। एनडीटीवी, इंडिया टीवी, टाइम्स, नव भारत हालांकि 90 से नीचे दिखा रहे हैं, ये 287 दिखा रहे हैं एनडीए को, और इंडिया गठबंधन को ये 238 दिखा रहे हैं। अदर्स इन्होंने भी 18 के इर्द गिर्द रखा है। एबीपी टीवी 9 ये हालांकि अभी एनडीए को देखिए 300 के बहुत करीब लेकर जा रहे हैं, 297 या 298 तक के दिखा रहे हैं। हालांकि बीच में एबीपी का स्क्रीन चेंज हुआ और 288 भी इन्होंने इधर दिखाया इतनी ही देर में जब मैं आपसे बात कर रही हूं। और इंडिया गठबंधन को 225 से 234 तक ये पहुंचा चुके हैं। अदर्स 21 दिखा रहे हैं ये। इसके अलावा देखिए दूरदर्शन न्यूज को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी जो एक फैक्ट है वो हमें जरूर अपने दर्शकों तक रखना चाहिए। तो डीडी न्यूज 289 दिखा रहा है, 235 इंडिया गठबंधन को, और अदर्स ये भी 19 दिखा रहे हैं। एनडीटीवी का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 290 के पास ये भी हैं। इंडिया टीवी, एबीपी टीवी 9 ये 300 से मुश्किल से 2 या 3 सीटें पीछे दिखा रहे हैं एनडीए गठबंधन को, जबकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 235 के इर्द गिर्द ये बता रहे हैं। अदर्स का आंकड़ा इनके हिसाब से कम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही हैं कमाल की हैं और दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। और रोहित, आप बहुत सुबह से, मॉर्निंग से आप देख रहे हैं, जो सुबह आंकड़े आ रहे थे वो किस तरफ इशारा कर रहे थे और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? सर, सुबह से ही पूरा पैनल हमारे साथ जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। भारत एक्सप्रेस भी सुबह से ही, और ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने कहा कि हम ग्राउंड पर रिपोर्ट करेंगे, और जो जनता पहुंच रही थी, जो जनता से हम लोगों ने बात की, एग्जिट पोल भी सबसे विश्वसनीय हमारा रहा, क्योंकि सबसे बड़ा सैंपल साइज हमारा था। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, सुबह सुबह जैसे ही आधे घंटे में, आप समझिए 8 बजे पोस्टल बैलेट खुले होंगे, तो 8:30 तक ऐसा हो गया था कि मानो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस जिस वादे के साथ आगे बढ़ रहा था उस वादे को वो पूरा कर रहा हो। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया इंडिया अलायंस ने, और कई जगहों पर आपने अलग अलग चैनल्स के आंकड़ों का भी जिक्र किया, कई चैनल्स बीच में हम देख रहे थे जहां पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी एनडीए की और इंडिया अलायंस की, जिससे कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में भी मौजूद है, वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला थे सुबह के वक्त, तो बता रहे थे कि बिल्कुल सन्नाटा वहां पर है। अमृतांशु जी सुबह से लगातार हमारे साथ है और बहुत कॉन्फिडेंट वो थे। वो कह रहे थे, रोहित वेट एंड वॉच, आंकड़ा वही जाएगा, 303 के पार एनडीए अकेला जाएगा। और सर, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और आपने जिस तरीके से अभी प्रोग्राम का संचालन किया वो बहुत शानदार है सर। हम जैसे बच्चे तो सीखते हैं खैर आपसे, लेकिन मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी लूंगा। हम लोग सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग स्टेट्स के आंकड़े भी दिखा रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कई मायनों में चुनाव बहुत ऐतिहासिक रहा। अब रिजल्ट तो किसी भी तरफ जाए, जीतना तो जनतंत्र को ही है, जीतना जनता को ही है। लेकिन ये जो बहुत बड़ा प्रयोग था इंडिया अलायंस बनाने का, आपको लगता है इससे बड़ा कुछ और हो सकता था? और जो नतीजे में भी कहीं ना कहीं उस स्क्रीन पर जो हमें नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा प्रयोग था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उपेंद्र सर, बिल्कुल, देखिए आंकड़ा आगे बढ़ेगा और एनडीए नियर बाई 300 का आंकड़ा क्रॉस कर सकता है, लेकिन अभी 300 का आंकड़ा क्रॉस करने की जगह 300 से जाके अभी जैसे हमारी स्क्रीन पे एनडीए 292 दिख रहा है। एक सवाल मैं अमृतांशु जी से लूंगा। अमृतांशु जी, उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल ने क्या सीटें दी थी और एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में क्यों फेल कर गया, जो सबसे ज्यादा बीजेपी को चोट पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है 65 से 69 का दिया था, और कईयों ने तो 70-71 का भी दिया था एग्जिट पोल ने। सो दोनों, ये दो रेंज थे, दोनों मिला करके एक 65 टू 69 और दूसरा 70 टू 72, ये दो रेंज थे। और ये दोनों रेंज कंप्लीटली मतलब गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के रीडिंग में एग्जिट पोल प्योरली कंप्लीटली फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोला था, टक्कर वाले जितने सीट थे वो उन्होंने एग्जिट पोल में नहीं मेंशन किया था। अभी जो नजर आ रहा है, अभी तक अगर हम लोग 2019 में रहते तो अभी तक सरकार बन चुकी होती, पुरानी सरकार इस्तीफा देने जा रही होती और नई सरकार जो है मंत्रिमंडल गठित करने के लिए और दावा पेश करने की कहानी चल रही होती। लेकिन इसी टाइम फ्रेम में आज हम लोग बैठे हैं और मार्केट्स कोलैप्स कर रही हैं। कोई अता पता नहीं है कि ये आगे किस दिशा में जाना है। एक छोटा सवाल रवि जी, 30 सेकंड में आप ही बताइएगा कि बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में तो एग्जिट पोल ने
लगभग अंदाजा दिया था उसके हिसाब से चीजें ट्रेल कर लगभग रही वही हैं। है। लेकिन बाकी जगहों पर क्या एग्जिट पोल के लोग जो है ग्राउंड पे नहीं गए होंगे, उन्होंने देखा नहीं होगा, सब जगह नहीं, आंकड़े देखिए, अलग आ रहे हैं। एग्जिट पोल, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, एग्जिट पोल का टेक्निक जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो अर्बन सेंटर पर लोग ज़्यादा जाते हैं। जी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हमारे यहाँ है जो रूरल सेंटर में है और वो बोलता नहीं है, जी क्योंकि वो एग्जिट पोल तो होता है कि लोग बूथ मतदान देने के बाद क्या वो बोल रहे हैं, लेकिन जो रूरल सेंटर है, और देखिए इस बार जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो रूरल सेक्टर में ज़्यादा जो लोग हैं जो बोलते नहीं हैं वो किधर वोट देंगे, वो बोलते भी नहीं है। रविंद्र वो कुछ जी, नहीं बोलते नलिन हैं। कोहली जी की एक बाइट आ रही है, उसको सुनते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। All the allegations of the Indie Alliance and the Congress Party fall flat, and they certainly owe an apology for undermining the democratic and the electoral process of India. Also, Mallikarjun Kharge Bapu Yadav has claiming and appealing to the administration that do your work without any fear. I don't know what is the need for them to make these kind of statements. It seems to be statements born more out of political calculations than actual merit or any reason. Mr. Jairam Ramesh came out with a statement and made a very wild allegation saying that the Honorable Home Minister called and threatened district magistrates. No evidence, nothing. This spit and run or scoot and run and make a false allegation strategy has to be denounced. They have, after all, been in power for more than 50 years. They must understand how democratic institutions functions. In an election as of now, they seem to be doing well in some areas. So how is the EVM okay in those areas? It's the same EVM which is in one state and the other. It's the same EVM in which somebody wins or somebody loses. But can they run down the election commission, a statutory body? Can they run down the democratic process? They shouldn't. And they owe an explanation and apology for that. Opposition continuously chanting that in South BJP. ओके, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौटेंगे और फिर चर्चा जनादेश पे जारी रहेगी।